हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपका काफ़ी दिन से वीडियो का इंतजार हो रहा है, कई दिन से वीडियो नहीं आई है। उसका कारण कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। तो उनको मैं बता दूं कि मेरी यानी कि बाहें में चोट लग गई थी, सरिया लग गई थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा घाव हो गया था और दिक्कत हो रही थी। तो मतलब ये हाथ ऐसे चलाने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। और दूसरी बात, थोड़ी तबीयत भी ख़राब सी चल रही थी। लेकिन अभी क्या है कि बच्चों के ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर आपका नंबर मिलता ही नहीं है। हाँ, नंबर मिलता नहीं है। एक्चुअली में उस नंबर पर जितनी भी इनकमिंग कॉल हैं वो सभी ब्लॉक हो गई हैं। एक्चुअली में वो ब्लॉक करा रखी हैं, ठीक है। तो आपको यदि कोई भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, प्रत्येक बच्चे का मैं रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और बाकी कोई भी कमेंट है यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन करूँगा आपकी बात का, ठीक है। चलो आज हम टॉपिक की बात करते हैं। ये जो वीडियो है आपकी 12th क्लास की जो फिजिक्स चल रही थी, हमने जो लास्ट टाइम जो आपका तीसरा चैप्टर चल रहा था लेसन 3, उसमें आपकी 7 वीडियो अपलोड हो चुकी थी। तो ये 8वीं वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये डेरिवेशन काफ़ी बार आ चुका है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन आपका। क्या है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है, या ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, या ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। किसके द्वारा? अनुगमन वेग के आधार पर। ये तो डेरिवेशन हो गया। और इसमें साथ में हम जानेंगे ओम का नियम क्या होता है, बहुत ही प्यार से समझेंगे, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आज हम तुमको इस तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल हर चीज़ नई मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो बहुत प्यार से हम इसको समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये ओम का नियम को ही हम बात कर लेते हैं। पहले ओम के नियम को समझेंगे, उसके बाद में फिर हम इसके नियम को प्राप्त करेंगे। देखिएगा, हम बात करें ओम के नियम की, तो ओम के नियम से पहले आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 3 पॉइंट हम क्लियर करा दें कि जो ओम थे ये एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। जो ओम का नियम है ये इन वैज्ञानिक ने खोज की थी। अब इन्होंने कौन सी सन में खोज की थी ओम के नियम की? 1826 में। यानी सन कौन सी में? सन 1826 में इसकी खोज की गई थी। किसकी? इनके ओम के नियम की। अब ओम के नियम के बेसिकली बात क्या थी? उन्होंने यानी कि वैज्ञानिक ओम ने, कोई चालक था, उस चालक को उन्होंने क्या किया? विभव दिया। बैटरी से जोड़कर जब विभव दिया तो उन्होंने देखा, जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़कर विभव देते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ये हमने पहले बताया था, जब हमने अनुगमन वेग पढ़ाया था उसमें भी यही बात की थी। धारा घनत्व पढ़ाया था तब भी यही बात की थी। यानी शुरू से यही बात चलती आई, जब चालक को हम विभव देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने इस धारा को जो प्रवाहित हो रही है और जो विभव जो दे रहे हो आप, यानी बैटरी से किसी चालक को, यानी चालक को ये जो विभव देते हो वो और धारा, इन दोनों को ढंग से स्टडी किया। इनको बहुत अच्छे से इन्होंने स्टडी किया। फिर उन्होंने अपना एक नियम बना के दिया, एक उसके बीच में एक संबंध बताया। यानी कि इन्होंने देखा कि जब हम किसी चालक को विभव देते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। इस धारा और विभव में एक संबंध होता है, एक निश्चित संबंध होता है। वो क्या संबंध होता है? इन्होंने बताया कि इस विभव तथा इस धारा का अनुपात यदि हम करें तो वो सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है। कैसा रहता है? सदैव नियत रहता है। सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है। इसी स्तर या नियत को हम क्या बोलते हैं? एक नियतांक, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? नियतांक बोले तो इसका प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है बात? तो इन्होंने क्या किया? तो ये ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम अब आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी चालक को हम विभव देते हैं या जब किसी चालक के सिरों पर हम विभव स्थापित करते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। तो उस चालक को दिए गए विभव तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है। कैसा रहता है? सदैव नियत रहता है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम की कुछ सीमाएं थी कि यानी कि ये केवल उन चालकों के लिए, यानी कि चालक का भौतिक अवस्था नहीं बदले तो कैसे? उसकी भौतिक अवस्था ना बदले। भौतिक अवस्था उसमें बदलनी नहीं चाहिए। भौतिक अवस्था समझ रहे हो? जैसे कि उसका ताप है, इस चालक का ताप, दाब, इसका लंबाई, इस तरीके की इसकी भौतिक अवस्था ना बदलनी चाहिए। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये ना बदले। क्लियर है बात? तो मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि जब हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था जैसे ही ताप, दाब, लंबाई, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें
तब उस पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है या सदैव स्थिर रहता है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। क्लियर है? इसको लिख दीजिए V अपॉन आई बराबर नियतांक या नियत लिख दीजिए, स्थिर लिख दीजिए, या V अपॉन आई बराबर आर लिख दीजिए, इसके ब्रैकेट में लिख देना नियतांक। क्लियर होगी बात? तो इसको, इस नियतांक को, जहां R एक नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या है प्रतिरोध? हमने पहले ही बता दिया था। तो ये क्या है? R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध यानी कि वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वैद्युत और लगा दोगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर होगी बात? तो मतलब क्या हो गई, R एक नियतांक है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो एक बार और मेरे साथ बोलिएगा, ओम का नियम क्या है? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, सदैव स्थिर रहता है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। या V अपॉन आई बराबर नियत कह दीजिए या स्थिर, यानी एक वर्ड लिखना है आपको, नियत लिख दीजिए या स्थिर लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्लियर हो गया? ये सब लिख देना है आपको। V अपॉन आई बराबर नियतांक, V अपॉन आई बराबर आर लिख दीजिए। R एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ओम का नियम। इस नियम को हम एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो उस चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, चाहे उस पर कितना भी विभवांतर। क्लियर करते हैं इस नियम को किस तरीके से क्लियर करेंगे? जब तक किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाएंगी तब तक उस चालक का जो प्रतिरोध है वो सदैव कैसा रहेगा? नियत रहता है, सदैव कांस्टेंट रहता है, चाहे उसके सिरों पर, यानी चाहे चालक के सिरों पर कितना भी विभवांतर लगा दें, हम कितना भी विभव आरोपित कर दें। क्लियर होगी बात? यानी कि हम इसका विभव कितना भी लगा दें, लेकिन जब तक हम इस चालक की लंबाई, इसकी ये कितना मोटा है, कितनी इसकी लंबाई, क्या इसका ताप है, क्या इसका दाब है, यदि ये कुछ भी चीज ना बदलें इसकी, तो इस पर कितना भी विभवांतर लगाते जाओ, इसका प्रतिरोध हर बार कैसा आएगा? नियत आएगा। जैसे कि अब इसमें वोल्ट 50 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, फिर आपने 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, फिर आपने यहाँ पर क्या लगाया, 250 वोल्ट की बैटरी लगा दी, चाहे आप 1000 वोल्ट की बैटरी लगा दो, लेकिन हर बार जो प्रतिरोध का मान आएगा वो नियत आएगा, बराबर आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि किसी चालक का जो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करो तो हम उस पर कितना भी विभवांतर लगाते जाएं, लेकिन उसका प्रतिरोध हर बार बराबर आएगा, प्रतिरोध हर बार नियत आएगा, प्रतिरोध हर बार सदैव कैसा रहेगा? एक स्थिर रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो इसीलिए ध्यान से समझ लेना, इसीलिए ये इस नियम का जो ग्राफ हम बात करें तो ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा रहता है? स्थिर रेखा। इसका जो ग्राफ होता है वो स्थिर रेखा में आता है। तो ग्राफ करूं तो ये है, देखिए ऊपर वाले पर आई बनाना है, V यहाँ पर बनाना है, इसका जो ग्राफ है वो कैसा है? ऐसा है, स्थिर रेखा। ठीक है, ये और ये नियम केवल कैसे, इंपोर्टेंट नोट करके लिख लेना, ये नियम किस पर? यानी कि धातु चालकों पर ही लागू होता है। कैसा होता है? यानी कि धातु चालकों पर। क्लियर होगी बात? तो ओम का नियम कहां पर लगा सकते हैं? हम धातु चालकों पर लगाएंगे, केवल धातु चालकों पर, और किसी पर नहीं लगेगा ये ओम का नियम। ठीक है, तो ये बात को अपने खोपड़ी में बैठा लेना कि ओम का नियम कहां पर लगेगा? केवल धातु चालकों पर लगेगा। और ओम के नियम के अनुसार यानी कितना भी विभवांतर लगाते जाओ, किसी भी चालक पर कितना भी विभवांतर लगा दो तो उसका प्रतिरोध का मान सदैव बराबर आएगा, लेकिन तब तक बराबर आएगा जब तक हम उस चालक का, यानी कि ये लंबाई कितनी है ये ना बदलें, उसका क्षेत्रफल कितना है उतना नहीं बदलें, उसके पदार्थ की प्रकृति ना बदलें कि वो किस पदार्थ का लिया गया है, और फिर उसके बाद में हम उसका ताप, दाब, यानी कोई भी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें। यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दोगे तो उसका प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा, फिर उसका प्रतिरोध सीधी रेखा में नहीं आएगा। तो क्लियर होगी बात? तो अब आपसे कोई पूछ ले ओम का नियम, तो ओम के नियम को पूरी अच्छी तरह से आपको बता देना है कि उसका क्या नियम होता है, किस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस नियम की, हम व्युत्पत्ति की बात करेंगे। क्लियर है? तो अब हम इसको मिटा देंगे। तो देखिएगा, अब करते हैं हम
अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति या ओम के नियम की व्युत्पत्ति किस तरीके से करेंगे, बहुत प्यार से हम इसको समझेंगे। देखिएगा, हमने लिया माना कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई L तथा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। क्या लिखनी है तब, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे एक चालक है, इस चालक की लंबाई L है तथा इस चालक का जो क्षेत्रफल है वो A है तथा इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है तथा इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो कितना है, Vd है। तब हम ये जानते हैं, जब हमने धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध निकाला था वो यही तो था। इसका हमने टेस्ट भी ले चुके हैं, I बराबर NeAVd ये होता है, आप जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहां से हम तुम्हें दो चीज बात बता रहे हैं कि ये तो आपने कर लिया, जब इसकी लंबाई क्या है, L है, और हम इसका क्या कर रहे हैं, यानी कि इसको यहां से क्या विभव दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, विभव दे रहे हैं। तो तार के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, तार के प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा V/L। ये आप जानते हो कि E बराबर V/L, ये फॉर्मूला कई बार लग चुका है। जो नई बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आपको विभव दे रहे हो, L है किसी चालक की लंबाई, तो उस पर V/L वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। जब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है तो इस पर क्या लगाएगी, एक बल लगाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक क्या लगता है, सदैव एक बल लगता है। उस बल का मान कितना होता है, देखिएगा, नॉर्मली इस वैद्युत बल का, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगे वैद्युत बल का मान, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर किसके द्वारा, ई के द्वारा, ऐसे लिख दीजिए, ई के द्वारा। ई का मतलब क्या है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा बल क्या हो जाएगा, बल F बराबर, वैसे नॉर्मली यदि मैं बात करूं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E/Q हो जाएगा। लेकिन हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे E मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, E, यानी कि Q की जगह पर तो E हो जाएगा, E/E हो जाएगा, कैपिटल E, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि E/E। समझ में आ गया, E/E क्यों हो गया, E क्योंकि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पर प्रत्येक लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा, प्रत्येक लगा दोगे तो मतलब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, तो E के द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, यानी कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है, वो इतना लग रहा है, तो N इलेक्ट्रॉन पर कितना लगेगा, तो N की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Q बराबर N ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो इसलिए मैंने ये E लगा दिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ से ये हो गया। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो क्या, किस चीज का मान निकालूं, यहां से मैं E का मान ऊपर से रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, E/V/L ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझना, हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, m होता है। तो मैं उसके लिए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और ये चल रहा है, तो इसकी गति में गति कर रहा है, तो मतलब क्या है कि इसके वेग में त्वरण भी होगा, यानी कि जब गति कर रहा है तो इसका वेग होगा तो यहाँ पर त्वरण भी होगा। जब त्वरण है तो आप क्या लिख सकते हो इसका, यानी कि F बराबर क्या लिख सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं F बराबर ma लिख सकते हैं। F बराबर ma क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जहां पर m क्या है लिख देना, यहाँ पर साइड में लिख देना आप, m इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और a क्या है, यानी कि उसका त्वरण है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण। क्लियर है बात, त्वरण क्यों हो गया, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, जब हम, ये हमने कितनी बार बताया, जब चालक को हम वैद्युत विभव से जोड़ देते हैं तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस गति कर रहा है तो इसमें क्या है, एक वेग है, जब वेग है तो उसमें क्या है, त्वरण भी है, तो ये आ गया। क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपने आप में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अपने आप में द्रव्यमान होता है, इसीलिए हमने ए लिख दिया। तो यहां से हम यदि बात करें, यहां के बाद में आपको क्या करना है, ए का मान निकाल दीजिए। तो त्वरण है, त्वरण का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका, एम नीचे आ जाएगा, E/V/mL, ये निकला है आपका। ये ध्यान से रखना, इसका बहुत बड़ा यूज है आगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ के समझने के बाद में हम सिंपली, हमें यहाँ पे Vd का मान निकालने पर फोकस करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर Vd का मान रखना है, ठीक है। एक बात ध्यान से समझना कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से चल रहे थे,
यानी कि जब आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम तार से यानी कि इससे नहीं जोड़ते हैं, ध्यान से समझ लेना, इस बात को ध्यान से समझ लेना। ये कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो ये पूरा समझ में आ जाता है। ये समझ में नहीं आता जब तक कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए इसको ध्यान से समझो कि ये चालक तार है कोई, ठीक है, ऊपर वाला ही समझ लीजिए, ऊपर वाला चालक तार है। इसमें अभी क्या है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, सपोज करो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी ये क्या है, अभी भी तो ये गति कर रहे होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हमेशा गति करते हैं, अभी भी ये गति कर रहे हैं, लेकिन अभी इस समय ये अनियमित गति करते रहते हैं, क्योंकि जब तक हम इस चालक को किसी बैटरी से जोड़कर विभव नहीं देते हैं तब तक भी उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और जब उसको चालक से जोड़ देते हैं यानी विद्युत विभव देते हैं तब भी वो गति करते हैं। लेकिन इस गति में और इस गति में थोड़ा सा अंतर रहता है। ये गति इस समय जो गति कर रहे होते हैं ये अपने टेम्परेचर के कारण, यानी कि थर्मल वेलोसिटी बोले तो आपका ऊष्मीय वेग से गति करते हैं, यानी ऊष्मीय वेग से गति कर रहे हैं। तो इसका मैं मान लिया कि इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है, इसका वेग u3 है, इसका वेग u4 है, ऐसे ही करके un मान लिया, यानी बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से ये गति कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसको बैटरी से जोड़ते हैं, जब हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इसका जो वेग आता है बढ़ जाता है। वो कितना वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ये अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। क्योंकि इसका जो बैटरी का जो विभवांतर है वो भी तो इनको गति देता है, जो वैद्युत विभवांतर है इसको भी तो एनर्जी देगा, तो मतलब इसका वेग बढ़ जाएगा। तो इसका वेग कितना बढ़ जाएगा, तो इसका जो वेग है वो बढ़कर कितना हो जाता है, यानी कि ये अपना यानी a और टॉ बढ़ जाता है, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना a इंटू टॉ बढ़ जाता है। ये कहां से आया, एक्चुअली में क्या होता है कि जो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है dv/dt, यानी कि वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, ये होता है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो a इंटू dt बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, u1 से बढ़कर कुछ और हो जाएगा, वेग यानी कि बढ़ जाएगा, वेग बढ़ गया, समझो ये वेग बढ़ गया। और वेग बढ़ना, ठीक है, तो वो उसमें त्वरण, कितना इसका त्वरण है और कितना इसमें समय लगाया। और आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति करते हैं तो ये टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो यानी टकराने के समय को क्या लेते हैं हम, यानी दो टक्करों के बीच लगे समय को हम क्या कहते हैं, टॉ बोलते हैं, समय अंतराल को टॉ बोलते हैं। लेकिन दो टक्करों के बीच के औसत समय को क्या, स्थिरांति काल कहते हैं। ध्यान समझ, औसत समय को स्थिरांति काल कहते हैं, जबकि दो टक्करों के बीच लगे समय को क्या कहते हैं, केवल समय अंतराल कहते हैं। तो ये जो समय अंतराल है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर दिया, इस dt की जगह पे मैंने a इंटू समय अंतराल कर दिया, यानी दो टक्करों के बीच लगा समय। और ये dv की जगह पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो इसका वेग है u, उसमें क्या बढ़ जाएगा, आपका u में जो वेग बढ़ जाएगा, यानी un, कोई भी u में क्या कितना बढ़ जाएगा, आपका a इंटू टॉ बढ़ जाएगा। क्लियर है बात, ये टॉ क्यों बढ़ गया, यानी कि वेग, यानी इसका जो वेग है वो a इंटू टॉ बढ़ जाता है। क्लियर है बात, इस तरीके से हम a इंटू टॉ बढ़ा देते हैं इसका वेग। क्लियर है, तो यानी कि इन सभी का जो वेग में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो इसलिए ओवरऑल आपको बात एक याद रखनी है, दिमाग में याद रखनी है, क्या कि जब हमने इसमें तार को, यानी इस चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा था तब उसका वेग u था, ठीक है, u1 u2 u3 u2 u4 इस तरीके से था। जैसे ही हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया तो इसके वेग में कितनी, बैटरी से जोड़ने पर उसके वेग में, ऊष्मीय वेग में कितनी वृद्धि हो जाती है, a इंटू अल्फा की, a इंटू टॉ की वृद्धि हो जाती है। तो इस बात को लिख दो आप यहाँ पर, कैसे लिखोगे, वो लिखना इस तरीके से है कि बैटरी से जोड़ने पर, बैटरी से जोड़ने पर यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में अल्फा टॉ या a टॉ की वृद्धि हो जाती है। जहां पर a क्या है, त्वरण है, आप जानते हो ये क्या है, a इंटू टॉ, ठीक है, की वृद्धि हो जाती है। अब हमारा जब वृद्धि हो जाएगी तो मतलब क्या है, इसका जो अनुगमन वेग है कितना हो जाएगा। ध्यान से समझना, अनुगमन वेग की यदि मैं बात करूं, अनुगमन वेग यहां तक करने के बाद में आपका मैं ऊपर करूंगा, तो इसलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा, इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, इसकी थ्योरी को यहां से मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा, फिर आगे का भी रब करना पड़ेगा मेरे को, तो इसलिए आप यहाँ से क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, लो
ये मैंने मिटा दी, 2 लाइन मिटा दी है मैंने, ध्यान से समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो देखिएगा अब हमारा क्या है, ये इतने की वृद्धि हो जा रही है। तो अब अनुगमन वेग, अनुगमन वेग की परिभाषा क्या होती है? अनुगमन वेग की परिभाषा यही तो थी, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़कर विभव देते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। जिस औसत वेग से चलते हैं यानी चालक को बैटरी से जोड़ने के बाद यानी विभव देने के बाद उनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से चलते हैं उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। तो औसत वेग निकलता कैसे है? इसीलिए यहाँ पे यदि हम अनुगमन वेग का मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? औसत वेग, औसत वेग यानी कि u1 प्लस ए और कितना हो जाएगा? τ1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका प्लस u2 प्लस ए τ2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको और आगे तक लेके जाएंगे हम, और un प्लस ए और τn। आप कहोगे सर आपने इसमें ये अल्फा में यानी कि जो ए है यानी कि एक्सेलरेशन है इसका त्वरण है उसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसको जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक ही वैद्युत क्षेत्र दिया गया, तो यानी कि इनके जो वेग में वृद्धि होगी सभी में बराबर होगी, तो इनका त्वरण भी बराबर होगा। सभी के लिए त्वरण कैसा होगा? बराबर होगा। इसलिए हमने किसमें क्या है 1 2 3 नहीं लगाया है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया। अब यहां से आपको क्या करना, देखो ध्यान से समझना। और इसमें औसत के लिए यानी कितने वेग हैं? 1 2 3, इसी तरीके से यानी n इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। यानी कि ये पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, पहले u1 था इसका उसमें वेग, और बढ़कर कितना हो गया इसका अल्फा यानी a इंटू τ1 बढ़ गया, तो यानी कि इतना हो गया। ऐसे यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का बढ़ता गया, तो यानी कि n इलेक्ट्रॉन का बढ़ा तो n का ही मैंने भाग कर दिया, तो औसत वेग निकाल दिया। 10 संख्याओं का औसत कैसे निकाला? 10 को जोड़कर 10 का भाग कर दो। ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत कैसे लिख रहा है? ये भाग करके, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा? u1 प्लस u2 प्लस इसी तरीके से आगे तक जाता जाएगा un, ये मैंने अलग ले दिया, ठीक है, प्लस, और इसके साथ में क्या है? ये a अल्फा 1 प्लस a, ये क्या अल्फा 2 यानी τ2, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा? τn। ये τ है, अल्फा नहीं τ, और नीचे n है। इस तरीके से अब मैं इसको पूरे को मिटा दे रहा हूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। और इस बात को याद रखना, इस चीज को याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जरूरी है। और एक पहली वाली समीकरण जरूरी है, ध्यान से समझ लेना। पहली वाली समीकरण जरूरी है, इसको दूसरी समीकरण मान लो, इसको दूसरी समीकरण मान लेना। और जो पहली वाली समीकरण आपको पता ही है कौन सी थी, आई बराबर, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहली वाली समीकरण क्या मानी थी? आई बराबर NEAVD, ये आपकी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण A बराबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ EV/ml, ये आपकी दूसरी समीकरण है। इन दोनों को याद रखना, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा यूज है। क्लियर है? अब देखिएगा यहां तक निकला है। अब इसको अलग अलग तोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस un, ठीक है, ये मैंने n इसके नीचे भाग कर दिया प्लस, और इसमें से a कॉमन ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? τ1 τ2 τn। इसी तरीके से आगे तक जाएंगे, इसमें भी n का भाग कर दिया जाएगा। इसमें से a कॉमन ले लिया, n इसके नीचे भी आ गया, सबके नीचे, और n इसके नीचे आ गया, बीच में मैंने प्लस लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज और जानते हो, यानी ऊष्मीय वेग का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। ये हमने पहले ऊष्मीय वेग पढ़ाया था, तो जब हमने आपको समझाया था, यानी कि किसी भी चालक के सभी इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग का औसत मान जो होता है वो 0 होता है। इसीलिए u1 u2 u3 यानी कि ये सभी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग जोड़ा गया और n का भाग किया गया, यानी औसत मान। तो आप लिख देना इसके साइड में, यहाँ पे लिख देना, इसके इधर लिख देना या इधर लिख देना, क्योंकि आप लिख देना कि ऊष्मीय वेग का जो औसत मान है, यानी कि ऊष्मीय वेग का औसत मान कैसा रहता है? औसत मान 0 होता है, 0 होता है। अतः ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा प्लस, और ये क्या है आपका? a इंटू, देखो ध्यान से समझना, ये चीज हो गई। और ये τ1 τ2 τ3 यानी कि ये क्या है? उसकी समय अंतराल है, यानी टक्करों का समय अंतराल। तो 2 टक्करों के बीच का समय ये हो गया। और मैंने क्या बताई थी? 2 टक्करों के बीच के समय का औसत मान क्या होता है?
श्रांति काल होता है, यानी दो टक्करों के बीच लगे समय के औसत मान को, यानी दो टक्करों के बीच लगे समय के औसत मान को क्या कहते हैं हम, या औसत समय को, दो टक्करों के बीच लगे औसत समय को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, यानी कि ये इतने की यदि बात करूं तो ये श्रांति काल हो जाएगा। तो ये टॉ लिख दिया मैंने, तो यानी कि ए इंटू टॉ ये आ जाएगा, कुल मिला के ये वी डी बराबर। तो मैं इसको मैं ओवरऑल आपको यहां से मैं ऐसे भी समझा सकता था, तो यही चीज तो समझाई थी कि वी डी के मान में कितनी वृद्धि हो जाती है, ए टॉ की वृद्धि हो जाती है, तो वी डी बराबर ए टॉ आ जाता है, इसलिए आ जाता है ए टॉ। तो आप इतनी रामायण लिखो या मत लिखो, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, वी डी बराबर ए इंटू टॉ। क्लियर है बात, कितनी वृद्धि होगी, ए इंटू टॉ। क्लियर है। अब यहां के बाद में ये वाला जो मान है, यहां से ए का मान समीकरण 1 से, यानी समीकरण 2 से क्या, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर इसमें रख दीजिए, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या था, ई वी अपॉन एम एल इंटू ये क्या हो जाएगा टॉ, ये आ गया। क्लियर है। और ये जो वी डी का मान है, इस वी डी का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वी डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये कितना है, आई बराबर ये है एन ई ए वी डी की जगह पर तो हम ये चीज रख देंगे, वी डी की जगह पर कितना, ई वी इंटू टॉ बट्टे एम एल, ये आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिएगा, ध्यान समझो कि हमें तो v अपॉन आई का मान निकालना था, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। हमें क्या चाहिए था, v अपॉन आई का मान चाहिए था। तो देखिएगा आपको क्या है, एम एल की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आई इंटू एम एल की मल्टीप्लाई कर दे आई में, और देखो ई और ई कितना हो जाएगा, ये वाला ई और ये वाला ई कितना, ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर मैं किस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझना। इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ये एन और ई की मल्टीप्लाई करूँगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा, ये ए और ये क्या है आपका वी, और यहाँ पर क्या हो टॉ। ठीक है, आई को वी के नीचे ले जाइए, बाकी सबको इधर ले जाइए, तो एम एल बट्टे ये क्या हो जाएगा, एन इंटू ई स्क्वायर, और ये ए है आपका, ए आ जाएगा, और यहाँ पे ये टॉ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई। वी ये वाला आ गया, ये वी है आपका, तो तीतर से उड़ रहे वी, और ये आई इधर आ गया। क्लियर है बात। ये देखिएगा, ध्यान से समझना, ये वाला जो है ये, और एक ये यहीं पर रहा, ये आई इधर चला गया, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ई स्क्वायर हो गया एन। ये समझ में आ गया यहाँ तक। और देखो ये जो सारी की सारी वैल्यू है, ये अपनी कांस्टेंट है, यानी कि एम एल, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या v अपॉन आई बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, इस तरीके से लिख सकते हो। और ये जो आपका ये पूरा का पूरा नियतांक है, यानी कि v अपॉन आई बराबर आर, क्या नियतांक, क्या है नियतांक, ये r बराबर आप लिख दोगे, r बराबर, जहां r बराबर क्या है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए और टॉ। ये नियतांक क्यों है, ये नियतांक इसलिए है, आप लिख देना, यहां पे लिख दोगे, ये नियतांक है। ये नियतांक क्यों है समझो। आपको पता है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, यानी कि m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो निश्चित होता है। इसमें L क्या है, यानी चालक की लंबाई है, भौतिक लंबाई, आसानी से उसको माप लोगे आप, कितनी लंबाई है, जितनी लंबाई है तो उसमें कितने, यानी एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है तो उसका आयतन भी निकल जाएगा। क्यों, लंबाई माप लोगे, क्षेत्रफल माप लोगे तो उसका आयतन माप लोगे, और एक आयतन में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 10 आयतन या 20 आयतन है कि n आयतन में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। इसलिए ये सारी चीजें, और ई का मान तो आपको पता ही है क्या निश्चित होता है। तो कुल मिलाकर सही श्रांति काल भी आप जानते हो, का जो लगभग मान कितना होता है आपको पता है, 10 की पावर -14 सेकंड होता है, इतना हमने पहले ही बताया था। तो यानी कि ये श्रांति काल भी आपका वो मिल गया कांस्टेंट। तो ओवरऑल यदि हम मैं बात करूं, वैसे किताब इसमें डिफाइन नहीं किया है कि कांस्टेंट क्यों होता है, तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ये सारा कुछ कांस्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, लंबाई उसकी माप लोगे, क्षेत्रफल माप लोगे तो उसका आयतन मप जाएगा, और आयतन में फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मप जाएगी, कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको पता होती है, यानी कोई धातु का तार है तो उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कितना आवेश है, ये सब कुछ पता चल जाता है उसका। तो द्रव्यमान भी आपको पता चलेगा, ई का मान आपको पता है,
टॉ की आपको पता ही है कि इसका औसत वैसे हम बात करी जाए नॉर्मल तो कितना होता है, इतनी कोटि का होता है, तो ये औसत मान भी पता चल गया। तो यानी ओवरऑल हमने बात करी तो एक निश्चित ताप की यदि मैं बात करूं तो ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए ये कहते हैं हम कि ओम का नियम भी तो यही है कि यानी जब किसी चालक को हम विभव देते हैं तो उसमें विभव तथा धारा का अनुपात कैसा नियत रहता है, या नियतांक रहता है, सदैव नियत रहता है, या प्रतिरोध का मान सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है। क्लियर है बात। अब यहां से हम दो बातें और समझेंगे कि जो प्रतिरोध है किस पर, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है कि उसमें ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा, और यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिरोध है, यहां से आपको प्रतिरोध के बारे में एक चीज खास दिखाई दे रही होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नीचे आ रही है। मतलब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होती है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। और वैसे भी आपको पता है भैया, जिसमें ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें तो प्रतिरोध वैसे भी कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा उसमें धारा प्रवाहित होगी, ज्यादा होगी तो उसमें प्रतिरोध कम है। और जिसका देखो लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कैसा होगा, ज्यादा होगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। लेकिन क्षेत्रफल, ये जितना तार जितना ज्यादा मोटा होता जाएगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वैद्युत प्रतिरोध, वो क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर होगी बात। तो ये सारी चीजें आपको आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझाया है। यदि फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, और आपको अब रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, टेंशन नहीं लेने का। अभी अपनी तबीयत थोड़ी सी अभी नाजुक है लेकिन बहुत अच्छी है, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो। आपका जो होता है ना, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छा, तो खींच लाया मेरे को वीडियो बनाने के लिए, प्रेरित कर दिया। बस आप थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा, और आपको पता है, आपको टारगेट आपको पता है क्या करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय